Hello, I am Ashish Kumar Malik. Firstly, thanks for giving me this opportunity. Today, the topic of our presentation is about cell and prokaryotic cell. So let's discuss. Firstly, question is that what is cell? As you know that a building can be made by joining of number of bricks, cements and sands. Just like that, our body or living organisms are made up of cell. So a single cell can be a whole cell, whole organisms. That is called unicellular organisms. Just like that, the number of cells joined together to make a whole organisms. It is called multicellular organisms. That's why we call the cell is the basic unit of life. So let's discuss about history of cell. तो हमें ये पता है कि जैसे कि रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जो 1665 में आए थे और वो ये इंट्रोड्यूस किए थे डेड सेल को इंट्रोड्यूस किए थे इन द स्कॉट. देन साइंटिस्ट एंटोनी वी लुइन हुक introduced the living cell in 1674. So far, the scientist Robert Brown discovered the nucleus in the root of orchids in 1831. So let next discuss about the cell theory. यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे जो एक स्लेडन थे और अनदर श्वान जो सेल को डिस्कवर किए थे और सेल के थ्योरी को डिस्कवर किए थे. उनमें से तो ये बोले थे कि ऑल सेल आर अराइज्ड फ्रॉम ए प्री एग्जिस्ट सेल. उसके साथ वो ये भी बोले थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से ही बनते हैं. स्लेडन द जर्मन बॉटनिस्ट जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किए थे कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में जो सेल्स होता है उसका काम डिफरेंस होता है और फंक्शन भी डिफरेंट होता है. फिर उसके बाद साइंटिस्ट स्वान जिन्होंने ये डिस्कवर किए थे कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है जो सेल वॉल प्लांट में होता है और सेल वॉल प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसके साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. क्लेडन एंड स्क्वान they are introduced the cell theory but they cannot explain how cell arised. So that in 1855 scientist Rudolf Virchow proposed a theory omnicellular ecellular. That means all the living cells arised from pre-exist cells. So वो ये बोले थे कि जितने सारे सेल्स होता है वो पुराने वाले सेल से राइज होता है इन बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. So उसके बाद हम टाइप ऑफ सेल देखेंगे. There are two type of cells. One is prokaryotic, another is eukaryotic. So prokaryotic cells we call that bacteria or domain prokaryotes. So prokaryotes is consist with two words. One is pro and another is karyons. Where pro means primitive and karyote means nucleus. That means the cell contain और डेवलप्ड न्यूक्लियस. और हम ये बता सकते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. तो न्यूक्लियस अगर वहाँ पर एब्सेंट होता है तो जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो नेकेड फॉर्म में होता है. जो जेनेटिक मटेरियल नेकेड फॉर्म में होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे. तो इसको एग्जांपल हम लेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि किंगडम मोनेरा में जितने सारे डोमेन्स आता है वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. सो उसमें एग्जांपल के तौर पे हम माइकोप्लाज्मा को ले सकते हैं. माइकोप्लाज्मा को ले सकते हैं जो दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसका साइज 0.1 माइक्रोन होता है. सो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेल. Prokaryotic cell consists of different type of parts, that is cell envelope, another is inclusion body, then surface body, next is ribosome, and last gas vacuum. Firstly, cell envelope तीन पार्ट में होता है. एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स,
जो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो अगर टाइट और टफ होगा तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे, अगर वो स्मूथ होगा तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, जो एक होस्ट सेल होता है उसमें जो इम्यूनो सिस्टम होता है उसको एस्केप करता है, मतलब डिस्टेबलाइज करता है। फिर उसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड और थिक वॉल होता है जो प्लांट सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane क्या करता है? It is act like semi-permeable membranes. That means it can make a barrier for a selectable molecules. Means कि हम ये बोल सकते हैं कुछ selectable molecules को वो सेल के अंदर और बाहर भेजता है। तो cell membrane made up of protein and lipids. That's why it make it flexible. So ये flexible cell membrane fold बनाता है in the form of tubular form, vesiculate form and reticulate form. सो रेटिकुल फोल्ड, ये फोल्ड बनाकर ये क्या करता है, मेसोसोम बनाता है। एंड क्रोमाटोफोर बनाता है। सो मेसोसोम क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है, और वी कैन से दैट मेसोसोम कैन बी ए पाथ ऑफ रेस्पिरेशन फॉर अ प्रोकैरियोटिक सेल। देन इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी ये होता है, ये अपना जो कुछ बच जाता है कुछ चीजें उसको स्टोर करता है। इट इज द स्टोर ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल्स लाइक फॉस्फेट, ग्लाइकोजेन। तो इस सबको ये एक एक जगह पर स्टोर करता है, तो उसको हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। अगर फॉस्फेट स्टोर होगा तो उसको फॉस्फेट ग्रैन्यूल बोलेंगे, और अगर ग्लाइकोजन स्टोर होगा तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल बोलेंगे। फिर उसके बाद सरफेस बॉडी। सरफेस बॉडी जो होता है कुछ स्ट्रक्चर और फंक्शन करते हैं सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में। लाइक एक है फ्लैजेला जो मेड अप ऑफ प्रोटीन ऑफ फ्लैजेलिन्स। ये क्या करता है, ये ट्रैवल करने में हेल्प करता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। सो उसके बाद फिम्ब्री। फिम्ब्री जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये अटैचमेंट करने में हेल्प करता है विद द सरफेस। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये अटैचमेंट करता है और किसी सरफेस के साथ अटैच होकर रहने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट इज पीली। पीली इज मेड अप ऑफ पीलिन प्रोटीन्स। ये क्या करता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। दैट मीन्स कि अनदर टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होके जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। सो नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। सो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है फ्रॉम द एमआरएनए, इसीलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। So in case of prokaryotes, ribosomes are small, have two small subunit in 70S conformation. That means it consists a large subunit in 50S conformation and a small subunit in 30S conformation. अगर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो सबयूनिट होता है, एक लार्ज सबयूनिट होता है और एक स्मॉल सबयूनिट होता है, जो 50 और 30 के सबयूनिट में कॉन्फर्मेशन करता है, जिसको हम 70 बोलेंगे। अगर हम ये करेंगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पे करेंगे तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में 80S का कॉन्फर्मेशन आता है, जिसमें लार्ज सबयूनिट 60S का होता है और स्मॉल सबयूनिट 40S का होता है। सो राइबोसोम के बाद गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स क्या करता है, ये सेल को हल्का बनाता है और फ्लोट करने में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक सेल को फ्लोट करने में हेल्प करता है। सो इतना ही था। अगर हम इसको रिवीजन करेंगे तो पहले हम सेल के बारे में पता करें कि सेल क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम इसका जो हिस्ट्री पता करें, जहाँ पर रॉबर्ट हुक जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद
एंटोनी डी लुइनफुट, जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डेवलप किए थे और डिस्कवर किए थे। फिर हमारे सेल थ्योरी के पास जो दो साइंटिस्ट ज्वाइन टुगेदर गिव्स सेल थ्योरी, स्क्लेडन एंड स्पर्न्स। उन्होंने ये बोले थे कि ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से ही बनते हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो उसके साथ वो ये भी बोले थे कि कुछ सेल, मतलब जितने सारे सेल्स होते हैं वो फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एनर्जी जो होता है उसको यूटिलाइज करते हैं, और बाकी जो एनर्जी होता है उसको वो स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देन हम लोग आए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जहाँ पर हम ये देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम उसका पूरा स्ट्रक्चर हम देखें। स्ट्रक्चर में हमें पता ये चला कि वो सेल एनवलप कंसिस्ट करता है, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर हम आए